अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईरान के प्रोटेस्ट पे आज दोबारा बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। और पहले हमने रीसेंट जो इनिशियल डेवलपमेंट हुई थी उसके ऊपर बात की थी, और उसके बैक एंड के ऊपर जो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बैक एंड के ऊपर लाजमी तौर पे कोई नॉन स्टेट एक्टर्स, फॉरेन पावर्स या थर्ड से पार्टी एजेंसीज मौजूद हैं, जो अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये खुले पता चल चुका है कि दे आर बिहाइंड दैट। हम इस पे आज बात करते हैं, और सबसे पहले तो हम प्रोटेस्ट को लेके चलते हैं, फिर बाकी हम चीज़ों को बुलाते हैं। पहले तो प्रोटेस्ट को हम देखते हैं कि फ़िलहाल जो एक रिलायबल इंडिपेंडेंट रिसोर्स के हिसाब से है, 180 से 200 सिटीज़ की तरफ में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है। तमाम सूबों के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी ऐसे बात नहीं कि एक सूबे में नहीं हो रहा, तमाम सूबों में प्रोटेस्ट हो रहा है और 200 शहर हैं। पहले नंबर दरमियान में थोड़ा सा काफ़ी बढ़ भी गया था, लेकिन अब ये इतने 200 शहरों तक ये है। और इसमें 500 से ज़्यादा आपके लोकेशंस आ जाती हैं, डिस्टिंक्ट लोकेशंस हैं। जो अर्ली अनरेस्ट था उसमें 25 सूबे थे फ़िलहाल, जो इनिशियल स्टेज में मैंने पिछली वीडियो में भी कोट किया था। अब ये नंबर काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब सारे ही सूबे इसके लपेट में है। 200 से ज़्यादा शहर जो है वो 207, 210 या 200 से 210 तक शहर जो है इसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्योंकि ये नंबर इसलिए कंफर्म नहीं है, उसकी मैं आपको अब जब आगे जाके बताता हूँ कि इंटरनेट शटडाउन इस टाइम पे ईरान के अंदर चल रहा है। ईरानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कवरेज को रोकने के लिए कि लोग जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रही हैं, और जो प्रोपेगेंडा मीडिया आउटलेट्स होते हैं, लाइक अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो प्रोपेगेंडा मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और वहाँ से उसको अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया ईरान के अंदर। उसके बाद दूसरा एक बैरियर इनके आगे रॉक बैरियर जो था इनके सामने, वो ये था कि जो स्टारलिंक का इंटरनेट था उसको भी अब उसके पे भी क्रैकडाउन किया गया, उसको जैमिंग के ज़रिए रोका गया, उसको जैम किया गया, और जैमिंग के ज़रिए उसकी कवरेज को कम किया जा रहा था पहले। अब उसके ऊपर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा था कि जो वीडियोज़ हैं वो ईरान से बाहर ना निकलें। और हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ताकि अब इसको ये है कि क्योंकि ये प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए वो लोग इंटरनेट को थोड़ा सा दबा रहे हैं, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक चीज़ें जो है उसको हम आराम से काबू कर सकें ईरान के अंदर जाके। अब जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट जो था वो पहले तो था राइट्स के ऊपर, और हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स के राइट्स थे और उसके ऊपर बातें की गई। लेकिन बाद में ये चीज़ जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वायलेंट प्रोटेस्ट बन गए। राइटर्स जो थे वो बाहर निकला, उन्होंने तबाही भी करी, और स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको नुकसान पहुँचाएगा। सिर्फ इसका ही नहीं, इधर तक महदूद नहीं थे, इन्होंने मजहबी बिल्डिंग्स को भी, जो रिलीजियस बिल्डिंग्स होते हैं उनको भी टारगेट किया गया, लाइक मस्जिद को, मसाजिद को भी, इमाम बारगाह को, और होली साइट्स को भी टारगेट किया गया। वहाँ पे आग लगाई गई, उनको तोड़ फोड़ की गई, और डिसरिस्पेक्ट एक तरह से उनको शो की गई। अब ये प्रोटेस्ट है जो पहले था, इसके ऊपर डिमांड्स थी लोगों की इन्फ्लेशन के हवाले से और एक्सेट्रा। उसके बाद ईरानी गवर्नमेंट ने बात की उन प्रोटेस्टर्स के साथ, और मुज़ाकरात हुए, जिसके ऊपर ईरानी गवर्नमेंट ने $60 की एक स्टेपेंड उनको माहाना देने की रजामंदी भी ज़ाहिर की गई, और कहा गया। लेकिन वो फ़िलहाल प्रोटेस्ट पूरे 100% कम्प्लीट हुए, वो भी अपने फेज़ में थे, और अभी वो रुक के पॉज उनका पॉज है अभी फ़िलहाल। लेकिन ये नहीं कि वो कम्प्लीटली बंद है, ये पूरे हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल पॉज चल रहा है, क्योंकि इधर जो प्रोटेस्ट जो हुए हैं, दूसरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो इस नेचर से अलग हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी डिमांड्स ऐसी हैं कि गवर्नमेंट चेंज की जाए, पर सिस्टम चेंज किया जाए, जो रज़ा बाहर बैठे हुए हैं उनको वापस लेके आया जाए, ठीक है, और उनको हुकूमत दी जाए, एक मोनार्की वहाँ पे कायम की जाए दोबारा से, ईरान के अंदर इस्लामी रजीम को हटाया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में, किसी भी गवर्नमेंट के हवाले से ये चीज़ हो जाए, वो कोई बर्दाश्त या टॉलरेट नहीं करता इस चीज़ को। तो फ़िलहाल इसको ईरान दबाने की कोशिश कर रहा, और इसमें यह है कि वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी कोई सुकून से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो भी वायलेंट है। इस टाइम के ऊपर मैंने आपको जैसे पहले बताया, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी इसमें उनकी भी मौत हुई है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज और ईरानी स्टेट मीडिया के हिसाब से 100 से ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिसर्स और बंदे जो है वो इस टाइम पे मर गए हैं, तो उनकी भी डेथ्स हुई हैं। अब कैजुअल्टीज़ ज़ाहिर बात है इसमें फिर प्रोटेस्टर्स की भी हुई हैं, और जो राइटर्स हैं बेसिकली ज़्यादा प्रेशर उन्हीं के ऊपर डाला जा रहा है। प्रोटेस्टर्स की निस्बत जो राइटर्स हैं तबाही कर रहे हैं उसके ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है इस टाइम के ऊपर। और उनकी जो नंबर है इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ के हवाले से, और दूसरे कि वो जो नंबर्स हैं वो 2000 से ज़्यादा हैं इस टाइम के ऊपर।
अभी इसमें शाह साहब वो बयान दे रहे हैं कि 9/11 से ज़्यादा इसमें लोग मारे जा चुके हैं, तो ये टोटली प्रोपेगेंडा एंड बायस। 4 टाइम्स ज़्यादा उन्होंने नंबर बताया, जो बहुत ज़्यादा नंबर बनता है और इससे ज़्यादा नहीं है जो लोग मरे। हाँ, हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमने लाशें देखी लोगों की और ऐसा, लेकिन इतना ज़्यादा नंबर नहीं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनसे 2000 के ऊपर लोग हैं जो इस टाइम पे मारे जा चुके हैं। और अब इसके ऊपर बैक के ऊपर बात करते हैं थोड़ी-सी। पहले मैं बात कर चुका, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगा। अब जो इन्फॉर्मेशन और मज़ीद सामने आ रही है उसके हवाले से कि जो मोसाद एक्टिवली इसके अंदर प्रोटेस्ट को इंगेज और प्रोटेस्ट को ज़्यादा वायलेंट करने के लिए काम कर रही है इस टाइम के ऊपर। जबकि जो CIA है और USA है वो मिलिट्री एक्शंस को देख रहा है कि हमने जो टारगेट करने हैं उसके ऊपर किस तरह हम अप्रोच करें और उनको उनकी असेसमेंट एक तरह से हो रही है। तो मोसाद का है, हमें कुछ लोगों की ट्वीट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के हिस्सा रह चुके हैं, माइक पोम्पियो और को, इन लोगों की ट्वीट से पता चलता है कि वहाँ पे मोसाद अब एक्टिवली काम कर रही है और उन्होंने अपने एसेट्स डिप्लॉय किए हैं, जैसा मैंने अपनी पहले वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था। और इस टाइम के ऊपर एक वीडियो है जो अल जज़ीरा पे भी आपको मिल जाएगी। एक स्ट्रीट है ईरान में जिसका नाम चेंज करके ट्रम्प स्ट्रीट रखा गया है एक प्रोटेस्टर तरफ से। तो इट्स नॉट समथिंग विच आपको होगा कि ईरान में हम अच्छे से पता है कि कितनी अमेरिकन फेवरेटिज़म या अमेरिकन फैंडम है और कितनी उनका हेट है वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रम्प स्ट्रीट रख देना इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल। इसका सबसे पता चलता है कि आपके पीछे कौन सी बैक पावर्स हैं और जो आपको थर्ड पार्टी फॉरेन पावर एजेंसीज जो है वो काम कर रही हैं वहाँ पे और इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसे ऐसे में हमें ईरानी एक हैकर ग्रुप उसने हैक भी किया है इनकी कम्युनिकेशन, जिसमें वो काफ़ी लोगों को मोसाद का इंस्ट्रक्शंस देना था कि आपने इनसे से काम करने, और काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं जिसमें जिन लोगों के ताल्लुक राब्ते जो थे यूरोप से, अमेरिका से और इसराइल के साथ उनके ताल्लुक कम्युनिकेशंस चल रही थी, जिनको गिरफ़्तार किया गया ईरानी इंटेलिजेंस की तरफ से। अब इसके अंदर हम चलें तो दूसरी बात है, अब इसके अंदर हम प्रोटेस्टर्स जो है उनको जो कहना कि शाह को वापस लाया जाए, रजीम चेंज किया जाए, इट्स टोटली बेनिफिट इसराइल एंड USA। तो ये साफ पता चल जाता है इन चीज़ों से कि वो उनका एजेंडा क्या है। अब वो इन डिमांड्स पे नहीं आ रही इन्फ्लेशन वगैरह के ऊपर, अब वो यही बातें करने लग गए। अब इसमें आगे चलते हैं, रीजनल मामले पर आते हैं। जो अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये पता चला है कि अमेरिका ने इस टाइम पे 50 टारगेट्स जो हैं उन्होंने अपने वहाँ पे ईरान के अंदर उनको देखा, उनकी एक असेसमेंट बनाई है और वो एक असेसमेंट रिपोर्ट जो है इस टाइम पे वाइट हाउस में पेश की गई है, जिसके अंदर IRGC का हेडक्वार्टर, आर्मी बात कमांड सेंटर्स हैं और उनके जो मिलिट्री के लोग होंगे, टॉप टीयर लीडरशिप के लोग होंगे, उनके ऊपर हवाले से टारगेट्स किए जा सकते हैं। अब इस जो असेसमेंट रिपोर्ट है इसके अंदर हेडक्वार्टर्स हैं और 23 बेसिस हैं जो IRGC को बिलोंग करते हैं। इसके अंदर अब इसके अंदर और भी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी होंगी जो ज़ाहिर सी बात है मोसाद कैरी आउट करेगा। और अब हम रीजनल चीज़ के ऊपर आते हैं कि जो रीजनल मामला चल रहा है इस टाइम पे, पाकिस्तान ने और अरब ममालिक ने इसको टोटली अपोज़ किया है कि अरब ममालिक ने लॉबी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे ईरान के अंदर ना करे, रजीम चेंज ना करे। इसको अमेरिका को प्रेशराइज़ करने के लिए लॉबी कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक ये एक अच्छा तरीका है जिसके हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इसको अपोज़ किया है मिलिट्री एक्शंस को और रजीम चेंज को। पाकिस्तान ने साफ-साफ इस पे कहा है कि हम इसको कोई सपोर्ट नहीं करते और हम लोग चाहते हैं कि इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल किया जाए। अब हम आते हैं रशिया के मामले पे। काफ़ी लोग कह रहे हैं रशिया इंटरवेन करेगा कि नहीं करेगा, रशिया इस बार नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, उस पर हम बात करते हैं। इसमें हमें रशिया की पोजीशन को भी समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। रशिया और ईरान की ट्रीटी बहरहाल है 2025 जनवरी में ये ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर यही था कि हम एग्रेशन से प्रोटेस्ट वगैरह के मामलात में दूसरे की हम हेल्प करेंगे। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि रशिया कितनी मदद इसके अंदर ईरान की करता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में इस टाइम फंसा था और उनको अब वहाँ पे एडवांटेज चाहिए ट्रम्प से। और ट्रम्प का हम देखें प्यूटन की तरफ रशिया को लेकर यूक्रेन वॉर के मामले में भी सॉफ्ट इमेज कॉर्नर उन्होंने रखा हुआ है, सॉफ्ट अप्रोच रखी हुई है अभी भी, और रशिया उस सॉफ्ट अप्रोच को ख़राब कभी नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर रशिया इस टाइम के ऊपर ईरान की मदद के लिए मिलिट्री सेंड करता है या प्रेशराइज़ करता है या कोई भी ऐसे थोड़े से हार्ड कदम उठाता है, तो इसका असर जो सॉफ्ट इमेज क्रिएट हुई हुई है ट्रम्प की नज़र में वो उस पर पड़ेगा। जब वो सॉफ्ट इमेज ख़राब होगी तो ज़ाहिर सी बात है यूक्रेन में रशिया को मसाइल होंगे।
अभी रिसेंटली सीज़ फायर की बातें भी हुई थी कुछ अर्सा पहले रशिया और यूक्रेन के दरमियान में, जिसमें पुतिन ने एक ही बात की थी कि जितना एरिया मैंने कब्ज़ा किया हुआ है उस पर मेरा ही कंट्रोल होगा। अब यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ कि जीतने वाले की ही शर्तें होती हैं, हारने वाले की कोई शर्त नहीं होती और उसकी कोई मर्ज़ी नहीं होती। वो आपकी टर्म्स के ऊपर ही उसको बात माननी पड़ती है। लेकिन यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया, जिस पे ट्रंप ने भी उनको समझाने की कोशिश की। अब ये जो चीज़ है ये ज़ाहिर करती है कि ट्रंप जो है वो रशिया को सपोर्ट दे रहे हैं और सॉफ्ट एक अप्रोच उन्होंने रखी हुई है। तो अब वो जो सॉफ्ट अप्रोच है रशिया उसको ख़राब नहीं करना चाह रहा और आपको पता है कि यूरोप के साथ भी रिलेशन ख़राब होने लग गए, तो इसका जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा वो रशिया को पॉजिटिव और फ़ायदे में देगा। इससे फ़ायदा होगा उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट, अगर ये चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट करते हैं। तो इस मामले में रशिया जो है वो मॉनिटर करेगा कि अगर ईरानियन रजीम के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं और ईरानियन रजीम सस्टेन कर सकती है और काबू कर सकती है और लड़ सकती है, तो वो अपने मिलिट्री कार्गो जो है वो भेजेंगे, मिलिट्री शिपमेंट्स भेजेंगे, मिलिट्री सामान उनको भेजेंगे, इंटेलिजेंस में मदद भी कर देंगे। लेकिन अगर वो देखते हैं कि ये सस्टेन नहीं कर सकते, ये खड़े नहीं रह सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नहीं मुकाबला कर सकते, प्रोटेस्ट के अलावा अमेरिकन इन्वेजन का भी जिसका ख़तरा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में रशिया मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में इंटरफेयर करेगा या इंटरवीन करेगा। वो इस मामले से बाहर निकल जाएगा और वो बहुत मामूली तौर पर मदद ईरान की कर सकता है। तो लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि रशिया अभी भी इस साइन के ऊपर रिलक्टेंट है और वो नहीं चाह रहा कि वो इस मामले में आए अमेरिका के अगेंस्ट, जिससे उसके जो फ़ायदे हासिल हो रहे हैं उसको उस पर इम्पैक्ट आए, वो ख़राब हो जाए, उसकी जो अपने मकासद यूक्रेन के अंदर है वो ख़राब हो जाए। तो फ़िलहाल इतना है, आगे हम देखते हैं इस मामले को कि ये किस कन्वर्ट तक बैठता है और आगे क्या जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।